नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने जो है काव्य शास्त्र के टॉपिक रस के बारे में जाना था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए रस निष्पत्ति के बारे में आज की वीडियो में देखेंगे। सभी प्रकार के TGT PGT एग्ज़ाम में जो है इससे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप सभी जो है इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखें। बिना देरी किए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि रस निष्पत्ति के जो है 4 व्याख्याकार। तो भरत मुनि के सूत्र की व्याख्या अलग अलग विद्वानों ने अपने दर्शन के आधार पर की है। क्या हुआ, भरत मुनि ने जो है अपनी रचना नाट्य शास्त्र में हमें रस सूत्र दिया था। उस रस सूत्र पर अलग अलग 4 व्याख्याकारों ने क्या किया, अपने अपने विचार दिए और उन्होंने अलग अलग दर्शन का सहारा लिया, जिसे हम इस टेबल में देखेंगे। सबसे पहले है आचार्य भट्टलोलक। इनके सिद्धांत का नाम है उत्पत्तिवाद या फिर आरोपवाद। इनके दार्शनिक मत को देखें तो वो मीमांसा दर्शन कहलाता है। यहाँ पर इनके द्वारा भट्टलोलक के द्वारा संयोग का अर्थ है उत्पाद्य उत्पादक, और भट्टलोलक के द्वारा निष्पत्ति का अर्थ देखें तो वो है उत्पत्ति। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी व्याख्याकार दे दिया जाएगा और पूछेगा कि इनका सिद्धांत कौन सा है, या फिर उनका दार्शनिक मत पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है उनके संयोग के अर्थ या निष्पत्ति के अर्थ, किसी के भी बारे में जो है पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने भट्टलोलक का देखा। भट्टलोलक का मानना था कि जो रस की निष्पत्ति है वो होती है, और इन्होंने मीमांसा दर्शन का प्रयोग इसमें किया, और ये भी कहा कि जैसे कोई चीज़ पैदा होती है ठीक वैसे ही जो है रस उत्पन्न होता है। श्री शंकु के सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद। इनका दर्शन है न्याय दर्शन। संयोग का अर्थ ये मानते हैं अनुमाप्य और अनुमापक को, वही इनके निष्पत्ति का अर्थ है अनुमति। तो ये जो श्री शंकुक हैं, इन्होंने क्या किया, न्याय दर्शन के आधार पर ये बताया कि रस का केवल अनुमान लगाया जाता है। जैसे हम धुआं देखकर क्या करते हैं, आग होने का अनुमान लगाते हैं, ठीक वैसे ही दर्शक क्या करते हैं, वो पात्रों को देखकर रस का अनुमान लगाते हैं। भट्ट नायक ने जो सिद्धांत दिया वो है भुक्तिवाद, या इसे भोगवाद के नाम से भी जो है जाना जा सकता है। इनके दर्शन का नाम है सांख्य दर्शन। इन्होंने संयोग का अर्थ बताया भोज्य भोजक, और इनके निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति यानी कि भोग। तो जो भट्टनायक हुए, इन्होंने क्या किया, सांख्य दर्शन का साथ लिया और कहा कि पाठक या दर्शक जो है वो रस का भोग करता है, यानी कि रस का आनंद लेता है, और उन्होंने ही जो है साधारणीकरण की बात की है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि साधारणीकरण की बात सबसे पहले किसने की, तो वो भट्टनायक ने की। चौथे व्याख्याकार आचार्य रहे अभिनव गुप्त। इनके सिद्धांत का नाम है अभिव्यक्तिवाद, और ये शैव दर्शन को दार्शनिक मत मानते हैं। इन्होंने संयोग का अर्थ बताया व्यंग्य और व्यंजक में, और इनकी निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त जो है वो इन 4 व्याख्याकारों में सबसे अंत में आते हैं। इन्होंने शैव दर्शन के आधार पर यह बताया कि रस जो है वो हमारे मन में पहले से ही बीज के रूप में उत्पन्न होता है, जो उचित माहौल मिलने पर क्या करता है, अभिव्यक्त हो जाता है, यानी कि बाहर प्रकट होता है। तो ये सब जो थे ये रस निष्पत्ति के 4 व्याख्याकार हैं, जो कि आपको मैंने इस टेबल में जो है समझाए। अब आगे देखते हैं। रस की अवस्थिति, प्रमुख आचार्य और उनके मत। तो इसमें हम ये जानेंगे कि इन आचार्यों के अनुसार जो है वो रस असल में कहाँ पर मौजूद होता है। क्या ये नाटक के पात्र में होता है, अभिनेता में होता है, या फिर देखने वाले दर्शक में होता है। इसे ही जो है रस की अवस्थिति कहते हैं। अब देखते हैं कि इन आचार्यों ने क्या कहा। भट्टलोलक, जिसके वाद का नाम उत्पत्तिवाद था, इन्होंने रस की अवस्थिति जो है अनुकार्य में मानी है, यानी कि मूल पात्र में, और इन्होंने तर्क दिया कि रस जो है वो मुख्य रूप से मूल पात्र में रहता है और गौण रूप से जो है अभिनेता में रहता है। तो यहाँ मूल पात्र जैसे कि राम जो है एक मूल पात्र है। तो भट्टलोलक का मानना ये था कि रस जो है वो असली ऐतिहासिक पात्र में होता है, जैसे कि भगवान राम में। अभिनेता तो बस क्या करता है, उसकी नकल करता है, इसलिए उसमें रस केवल नाम मात्र का होता है, ऐसा भट्टलोलक का मानना है। दूसरे आचार्य रहे श्री शंकुक। इनका जो वाद था वो था अनुमतिवाद। इन्होंने रस की उत्पत्ति अनुकर्ता यानी कि अभिनेता में जो है मानी। दर्शक अभिनेता की कुशलता देखकर क्या करता है, उसमें रस का अनुमान कर लेता है। तो श्री शंकुक का कहना था कि रस जो है वो अभिनेता में होता है,
जब दर्शक किसी एक्टर की अच्छी एक्टिंग देखता है तो वो ये अंदाज़ा या अनुमान लगा लेता है कि यही असली पात्र है और इसी में जो है रस मौजूद है। ये कहना था श्री शंकुक का। आगे देखते हैं, हमारे तीसरे आचार्य रहे भट्ट नायक, जिनका वाद था भुक्तिवाद। इन्होंने रस की अवस्थिति मानी प्रमाता यानी कि दर्शक या पाठक में। साधारणीकरण के द्वारा रस का भोग दर्शक के हृदय में होता है, ऐसा भट्ट नायक का मानना था। इन्होंने क्या कहा कि रस जो है वो ना तो पात्र में होता है और ना ही अभिनेता में होता है, बल्कि रस तो उसे देखने वाले दर्शक के दिल में होता है और दर्शक ही जो है वो उस आनंद को भोगता है। चौथे आचार्य रहे हमारे अभिनव गुप्त, जिन्होंने अभिव्यक्तिवाद का जो है वाद बताया। इन्होंने माना कि रस की अवस्थिति सहृदय यानी कि दर्शक के चित्त में है। इन्होंने तर्क दिया कि रस संस्कार मुख्य रूप में रस जो है वो संस्कार रूप में दर्शक के मन में पहले से होता है, जो विभावों को देखकर जो है प्रकट होता है। तो अभिनव गुप्त ने क्या तर्क दिया सहृदय के चित्त में रस की स्थिति मानने पर? इन्होंने कहा कि रस जो है वो हम सबके मन में पहले से ही सुप्त यानी कि सोई हुई अवस्था में मौजूद रहता है। जब हम कोई नाटक या कविता देखते हैं तो ये भावना जागकर जो है बाहर आ जाती है या फिर कहें अभिव्यक्त हो जाती है। तो ये सब थे रस की अवस्थिति को लेकर प्रमुख आचार्यों के मत। एग्जाम में जो है इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि किस आचार्य ने रस की अवस्थिति किस में मानी है। आगे देखते हैं, रस को ब्रह्मानंद सहोदर सबसे पहले आचार्य भट्ट नायक ने कहा। अब कई बार क्या होता है, परीक्षाओं में ये प्रश्न भी आता है कि रस को ब्रह्मादर सहोदर किसने कहा। तो याद रखो कि ब्रह्मादर सहोदर रस को कहा आचार्य भट्ट नायक ने। ब्रह्मानंद सहोदर का मतलब होता है वह आनंद जो ईश्वर की प्राप्ति के समान ही जो है पवित्र हो और बड़ा हो, उसे ही जो है ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। अब आचार्य विश्वनाथ ने जो है एक श्लोक दिया था, ये देखो, स्वत्वोद्रेकाद खंडस्व प्रकाशानंद चिन्मयः वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदरः लोकोत्तर चमत्कार प्राणः केश्चित् प्रमात्रभिः स्वाकार वद भिन्न त्वेनाय मास्वाद्यते रसः। तो ये जो है श्लोक ये आचार्य विश्वनाथ ने दिया। इस श्लोक का अर्थ समझें तो इसमें आचार्य विश्वनाथ ने हमें ये बताया कि रस का आनंद कैसा होता है। इस पर आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि रस जो है वो सत्व गुण के बढ़ने से पैदा होता है और ये अपने आप में पूरा होता है और स्वयं प्रकाशित होने वाला आनंद है। जब हमें रस का अनुभव होता है तब हम दुनिया की बाकी सब चीज़ें जो हैं वो भूल जाते हैं। इसीलिए इसे ब्रह्मा स्वाद सहोदर यानी कि ईश्वर की भक्ति से मिलने वाले सुख के जैसा जो है इन्होंने बताया। ये एक ऐसा अनोखा चमत्कार है जिसे केवल महसूस किया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब है आचार्य भट्ट लोलट को भरत के रस सूत्र का जो है प्रथम व्याख्याता माना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि भरत मुनि का जो रस सूत्र था उसकी सबसे पहली व्याख्या आचार्य भट्ट लोलट ने की थी, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है कई बार पूछा जाता है। फिर आचार्य शंकुक के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नट में जो है रस की अवस्थिति मानकर रस का जो है अनुमान करते हैं। अब आचार्य शंकुक ने क्या किया, इन्होंने एक उदाहरण दिया, चित्त तुरंग न्याय इस उदाहरण को कहते हैं। इन्होंने बताया कि जैसे कागज पर बने घोड़े के चित्र को देखकर हम क्या करते हैं, उसे घोड़ा मान लेते हैं, ठीक वैसे ही दर्शक भी क्या करता है, वो स्टेज पर एक्टिंग करने वाले नट को असली पात्र मानकर जो है रस का अनुमान लगा लेता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चित्त तुरंग न्याय की बात किसने की, तो इसका आंसर होगा आचार्य शंकुक ने। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्ट नायक ने प्रस्तुत की। अब यहाँ पे साधारणीकरण का मतलब समझो। साधारणीकरण वो स्थिति है जब कविता या नाटक की घटना जो है वो सबको अपनी लगने लगे। इस महत्वपूर्ण विचार को सबसे पहले जो है भट्ट नायक ने हमारे सामने रखा था। भट्ट नायक ने काव्य की जो है 3 क्रियाएं या कहें व्यापार माने हैं। कौन कौन से माने इन्होंने? पहला माना अभिधा को, काव्यार्थ की प्रतीति, फिर भावकत्व को, इसे साधारणीकरण, और भोजकत्व यानी कि रस का भोग।
तो भट्टनायक जो थे इन्होंने क्या किया, काव्य के बारे में ये बताया कि काव्य 3 तरह से काम करता है। पहला इन्होंने बताया अभिधा, जिसमें हम कविता का जो है सीधा सीधा अर्थ समझते हैं। दूसरा इन्होंने बताया भावकत्व को, जिसमें साधारणीकरण होता है और वो बात हमारे दिल को छू जाती है जो कि काव्य में हमें बताई जा रही है। और तीसरा बताया भोजकत्व को, जिससे हम अंत में क्या करते हैं, रस का सच्चा आनंद या फिर भोग करते हैं। तो ये जो थे काव्य शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिनसे हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे कि रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन थे, तो भट्टलोलट। चित्तरंग न्याय किसने दिया, शंकुक ने दिया। सर्वप्रथम साधारणीकरण की अवधारणा किसने दी, भट्टनायक ने दी। भट्टनायक ने काव्य की 3 कौन कौन सी क्रियाएं मानी, तो 3 ये दे देंगे और एक एक्स्ट्रा 4th कुछ बना के दे देंगे अपने ऑप्शंस को कंप्लीट करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हैं, अभिधा है, भावकत्व है और भोजकत्व है। आगे देखें, अब यहाँ पे समझेंगे साधारणीकरण की प्रक्रिया। तो साधारणीकरण का अर्थ मैंने आपको बताया कि किसी विशेष व्यक्ति की भावना का सामान्य या सबके लिए एक जैसा हो जाना जो है साधारणीकरण कहलाता है। इस पर विद्वानों ने क्या किया, अपने मत के अनुसार अलग अलग इन्होंने बताया है। अब हम देखते हैं कि किस आचार्य ने साधारणीकरण को कैसे स्पष्ट किया। सबसे पहले है भट्टनायक। इन्होंने साधारणीकरण के बारे में बताया विभाव आदि का, मतलब इन्होंने कहा कि साधारणीकरण जो होता है वो विभाव आदि का होता है। इनमें मुख्य बात ये थी कि पात्र जो है वो अपने विशेष नाम रूप को छोड़ देता है। तो भट्टनायक ने ये बताया कि साधारणीकरण विभाव मतलब जैसे पात्र या फिर परिस्थिति, तो इनका विभाव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नाटक देखते हैं तो पात्र हमें कोई विशेष व्यक्ति नहीं लगता, बल्कि वो एक सामान्य मनुष्य जैसा हमें लगता है, जिससे जो है हम जुड़ाव महसूस करते हैं। फिर अभिनव गुप्त ने कहा कि साधारणीकरण जो है वो स्थायी भाव का होता है, और इन्होंने कहा कि मन की बाधाएं दूर होकर आनंद की जो है प्राप्ति होती है। तो अभिनव गुप्त का मानना था कि साधारणीकरण जो है वो हमारे स्थायी भाव जैसे कि प्रेम, क्रोध, तो इन सब का जो है स्थायी भाव होता है। जब हमारे मन की झिझक या फिर कहीं बाधाएं वो खत्म हो जाती है, तब हम पूरी तरह से उस रस के आनंद में जो है डूब जाते हैं, ऐसा अभिनव गुप्त का कहना है। फिर रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि साधारणीकरण जो है वो आलंबन तत्व धर्म का होता है। पाठक का हृदय लोक हृदय में लीन हो जाता है। तो आचार्य शुक्ल ने जो कहा उनका मतलब ये था कि जो पात्र कविता में है वो केवल कवि का नहीं रह जाता, बल्कि वो पात्र साधारणीकरण की प्रक्रिया से पूरे समाज का हो जाता है और पाठक का अपना दिल जो है वो पूरी दुनिया के दिल से मिल जाता है। इसे ही लोक हृदय कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है। कवि की भावना पाठक की भावना जो है बन जाती है। तो नगेंद्र ने माना कि कवि की जो अपनी अनुभूति या फिर एहसास होता है उसका साधारणीकरण होता है। जो दुख या फिर सुख कवि ने महसूस किया है, कविता पढ़ते समय क्या होता है वही एहसास पाठक को भी होने लगता है। कवि और पाठक की भावनाएं एक हो जाती है। तो इसी को डॉक्टर नगेंद्र ने जो है साधारणीकरण कहा। आगे देखें, अब यहाँ पे एक उदाहरण से समझाया गया है। उदाहरण देखो, जब आप फिल्म में नायक को पिटते देख दुखी होते हो तो वो साधारणीकरण ही है। उस पर आप यह भूल जाते हो कि वह कोई अभिनेता है, आप उसे केवल एक पीड़ित मनुष्य के रूप में जो हो देखते हो। तो यहाँ पे बताया गया कि साधारणीकरण क्या है। मान लो आपने कोई फिल्म देखी और उस फिल्म में जो है हीरो को चोट लग गई है या फिर वो पिट रहा है, तो ये सब देखकर क्या है आपको भी बुरा लगने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय जो है आपके मन में ये बात नहीं रहती कि वो कोई एक्टर है, बल्कि आप क्या करते हो खुद को उससे जोड़ लेते हो, और इसी जुड़ाव को जो है काव्य शास्त्र में साधारणीकरण कहा जाता है। आगे देखो, आचार्य श्याम सुंदर दास ने साधारणीकरण की व्याख्या करने में मधुमती की भूमिका की जो है परिकल्पना प्रस्तुत की। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आचार्य श्याम सुंदर दास ने क्या किया, इस साधारणीकरण को समझाने के लिए मधुमती भूमिका का नाम लिया। यह मन की एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर पाठक या दर्शक जो है वो पूरी तरह से उस भावना में खो जाता है और उसे केवल और केवल आनंद की अनुभूति होती है। तो इस तरह जो है आज हमने रस निष्पत्ति और साधारणीकरण को जाना।
इसी के साथ जो है हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।